तो आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे ऐसी वकालत क्यों। जमीयत उलेमाए हिंद ने त्योहारों पर यूपी में धमाका करने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए मुलजिमों का केस लड़ने का ऐलान किया है। जमीयत के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने मुस्लिम तंजीमों से अपने फैसले पर गौर करने की बात कही है। हालांकि इस मामले में मौलाना अरशद मदनी ने ऐसे कई मामलात का हवाला दिया है जिसमें दहशतगर्दी के इल्जामात से सैकड़ों नौजवान बाइज्जत बरी हो चुके हैं। आज इसी मौजू पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। जब वो मुलजिम है, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है, ये तो अदालत फैसला करेगी। हम इस बात को नहीं मानते हैं कि उसकी हेल्प न की जाए। तो वो आपके पास हेल्प के लिए आए? हाँ, हमसे उन्होंने यूपी एटीएस के अफसरान ने अपनी जान जोखिम में डालकर अलकायदा के दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों की प्लानिंग पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त वाले दिन मुल्क को दहलाने की थी। शहर शहर धमाका करने की थी। बकरीद से पहले त्योहार पर धब्बा लगाने की थी। गिरफ्तार दहशतगर्दों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इनकी साजिश ह्यूमन बम से हमले की थी। ई रिक्शा बम के जरिए लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले इलाके में लाशों का ढेर लगाने की थी। इन्हीं दहशतगर्दों को कानूनी मदद देने के लिए जमीयत उलमाए हिंद सामने आई है। जमीयत सदर मौलाना अरशद मदनी की दलील है कि जब तक इल्जाम साबित न हो जाए कानून इसकी इजाजत देता है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि इस मरहले के अंदर वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। जब वो मुलजिम है, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है, ये तो अदालत फैसला करेगी कि क्या है। कोर्ट इसीलिए बने हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए उस वक्त तक हम इस बात को नहीं मानते हैं कि उसकी हेल्प न की जाए। तो वो आपके पास हेल्प के लिए आए? हाँ, हमसे उन्होंने कहा। उधर मरकजी वजीर रामदास अठावले का कहना है कि जो पकड़े गए हैं उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़े गुनाहगार हैं। मुस्लिम तंजीमों को सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को मदद करना ठीक नहीं है। जो लोग मतलब पकड़े गए उत्तर प्रदेश में, ये मतलब बहुत बड़े गुनहगार है। मुस्लिम संगठन है, इन्होंने सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को मदद करना ठीक नहीं है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, ये सब जानते हैं और बार बार इस बात को दोहराया जाता है। लेकिन जब इस तरह के मामलों पर जमीयत जैसी तंजीम सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठाती है तो लोगों को पूरी कौम और मजहब पर सवाल उठाने का मौका जरूर मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल बेहद आसान है, ऐसी वकालत क्यों, लेकिन इसका जवाब तलाशना थोड़ी टेढ़ी खीर है। उस टेढ़ी खीर को थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम खास मेहमान, उनका तारुफ कराते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से लीडर हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। सैफ खान साहब हमारे साथ कांग्रेस के लीडर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मौलाना जाहिद रजा साहब जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और फॉर्मर चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे शुएब रजावी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और शेख इरफान साहब हमारे साथ एडिटर हैं जी सलाम के, वो भी जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहले शुएब, मैं आपसे पूरी जानकारी चाहूँगा इस पूरे मौजू पर कि जमीयत उलेमाए हिंद की जानिब से क्या कहा गया है, क्या उनका वर्जन है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसकी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल शाहबाज, देखिए मैं जो ज़रूरी जानकारी है वो तमाम नाज़रीन को दे दूं कि जो एटीएस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था और ये आरोप उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया लखनऊ से कि ये अलकायदा के दहशतगर्द है और उनके साथ साथ 3 लोगों को और गिरफ्तार किया है। तो कल जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें जानकारी दी गई जो मौलाना अरशद मदनी गुट है उसकी तरफ से कि जमीयत उलमाए हिंद से उन 2 मुश्तबा दहशतगर्दों के परिवार वालों ने राब्ता किया जो पकड़े गए हैं लखनऊ से कि उन्हें कानूनी मदद दी जाए। जिसके बाद जमीयत ने ये ऐलान कर दिया कि वो कानूनी मदद देगी। हालांकि उनसे सवाल भी किया गया कि ये कानूनी मदद क्या ऐसे लोगों को दी जा सकती है। तो जमीयत की तरफ से जो जानकारी दी गई वो मैं आपको बता दूं। जमीयत ने बताया कि
वो 2006 से इस तरह के जो मुकदमे हैं वो लड़ रही है और अब तक 668 मुकदमे वो इस तरह के लड़ चुकी है, जिसमें से 255 लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं, 110 जमानत पर है और निचली अदालत में वो 62 मुकदमे दहशतगर्दों से जुड़े हुए लड़ रही है जो मुश्तबा दहशतगर्द है। हाई कोर्ट में 30 और सुप्रीम कोर्ट में 9 मुकदमों की पैरवी जमीयत उलमाए हिंद कर रही है। इसके लिए बाकायदा 2006 में जमीयत उलमाए हिंद ने मुंबई में एक जो लीगल सेल है वो बनाया हुआ है और उसकी जो रहनुमाई है गुलजार आजमी जो जमीयत उलमा हिंद में एक ओहदेदारान भी है वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरह के मुकदमों की पैरवी जमीयत उलमा हिंद जो मौलाना अरशद मदनी गुट है वो कर रहा है, बल्कि 2006 से 2021 यानी कि अब जो साल चल रहा है अब तक ऐसे 668 मुकदमे लड़े जा चुके हैं जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से। जमीयत का ये कहना है कि वो इसलिए इन तमाम मुकदमों को लड़ता है, उनकी तरफ से लड़े जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बाइज्जत बरी होते हैं और उनका ये कहना है कि गलत तरीक़ों से उनको फंसाया जाता है, उनको कानूनी मदद देना ज़रूरी है। हालांकि ये भी उदाहरण है कि बहुत सारे लोग गुनहगार भी साबित हुए हैं, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन कल का जो मामला है चूंकि ये बहुत ज़्यादा इसको लेकर चर्चा है और बहस भी हो रही है, तो जमीयत की तरफ से और मौलाना अरशद मदनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी ये लोग दोषी साबित नहीं हुए हैं और अभी चूंकि आरोपी है इसलिए वो ये मुकदमा लड़ रहे हैं। हालांकि कई लोग इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से हमने बाइट भी सुनाई कि किस तरह से जो वजीर है वो मरकजी वजीर भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जमीयत की अपनी एक थ्योरी है, वो कह रहे हैं कि वो 2006 से इस तरह के मुकदमे लड़ती आ रही है। शाहबाज, ठीक है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, अपने मेहमानों का रुख करते हैं। और इरफान सर, सबसे पहले मैं आपसे भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा कि कितने हद तक ये चीज़ जायज़ है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं एक तरफ वो हवाला इस बात का दे रहे हैं कि मुल्जिम और मुजरिम का फर्क समझा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि ऐसे वाकयात काफी ज्यादा हो चुके हैं और अब क्या ऐसे लोगों की एक तरीके से जिन्होंने मुल्क मुखालिफ काम किया है उन लोगों की पैरवी करने का, वकालत करने का आखिर क्या इसके पीछे तुक बनता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एटीएस द्वारा लोगों को अरेस्ट किया गया है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाया गया है, यूपी पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, आपका पूरा डीजीपी इसमें इन्वॉल्व है जी। और सबसे बड़ी बात है कि जब इलेक्शन प्रोसेस होता है पूरे प्रदेश के अंदर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं और आप उस चीज़ को क्वेश्चन करके पूरा सिस्टम पे आप सवाल उठाते हैं क्योंकि एक बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी इशू है ये। आपको मैं बताऊं कि कलकत्ता में भी एसटीएफ ने, कोलकाता पुलिस ने लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार किया, उनके भी लिंक्स अलकायदा से बताया जा रहा है, यहाँ पे भी अलकायदा से लिंक बताया जा रहा है। 370 स्क्रैप होने के बाद धीरे धीरे लोगों को जो टेरर मॉड्यूल्स है वो अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से जो उनका मॉडल है जो ऑपरेट करने का, जिस हिसाब से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हो रहा है, ई रिक्शा जिसको मॉनिटर नहीं किया जाता है ट्रैफिक द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा, उसके जो रूल्स है वो काफ़ी उसमें गैप है, उसके वजह से बहुत सारी सिक्योरिटी रिस्क आते हैं। तो इस चीज़ को पॉलिटिकली करना मेरे ख्याल से एक आगे कोई बड़ा जो हादसा हो उसके तरफ इंडिकेट करता है और इसे बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर अखिलेश जी ने कहा कि हमें भरोसा नहीं है यूपी पुलिस पर और यहाँ की हुकूमत पे, तो फिर अगर ममता बनर्जी जो कि हमेशा एक एंटी स्टैंड रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से और बीजेपी से, तो फिर वहाँ पे भी हो रहा, तो आप किस किस पे आप इस तरह के क्वेश्चंस करते रहेंगे? और ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ इस पूरे इशू में होम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर, डीजीपी और होम सेक्रेटरी, एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सबको मिलजुल के इस पे काम करना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। और इस तरीके से अगर कोई तंजीम सामने आता है तो क्यों, अगर बात रही एक लीगल हेल्प देने की, तो ये कोई नॉन मुस्लिम भी आ सकता था। ऐसा क्यों होता? क्योंकि अगर एक मुस्लिम इदारा आता है तो ये पूरा जो एक नैरेटिव सेट हो जाता है, ये जो बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो किसी भी मुस्लिम को, किसी भी मुसलमान को एक क्वेश्चन मार्क से देखेंगे कि एक कम्युनिटी है जो बम फोड़ रहा है और उसे बचा भी रहा है और बाकी लोग जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। तो ये नैरेटिव बहुत गलत है और वो क्रिएट हो रहा है। बेशक। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ मौलाना जाहिद रजा साहब जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। मौलाना जाहिद साहब,
कितना जायज, कितना हक के हिसाब से आप इस चीज को समझते हैं कि आखिर ऐसी वकालत क्यों की जा रही है? कि अभी हाल ही के अंदर हमने देखा है कि अभी रिमांड भी तकरीबन पूरी नहीं हो चुकी है, लेकिन बावजूद उसके मुकदमा लड़ने की बात कही जा रही है जमीयत उलमा हिंद की जानिब से। देखिए, पहले तो मैं ऐसे तमाम अफराद को जी और ऐसी तमाम जमातों को कंडम करता हूँ कि जिनकी सरगर्मियों से मुल्क को खतरा हो, कौमी जी। सलामती को खतरा हो, हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो, चाहे वो कोई फर्द हो या कोई जमात हो या किसी तंजीम से वाबस्ता हो। लेकिन ये भी सूरत से ज्यादा रोशन है कि इस मुल्क में जमहूरियत है और कानून की बालादस्ती है। कानून से ही देश चलता है, चलेगा और चल रहा है। कानून की बालादस्ती है और इस मुल्क के कानून ने इजाजत दी है इस बात की। जहाँ तक लोगों के मुल्जिम होने का ताल्लुक है, इस मुल्क की तारीख में आज़ादी के बाद से बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों पर मुकदमा कायम हुए, बहुत बहुत बड़ी शख्सियतों पर इल्जाम लगे, लेकिन फैसला करने का जो हक है वो अदालत को है। जैसा कि अभी तबसरे में भी बात कही गई कि बहुत सी मुकदमों की पैरवी की गई और कितने लोग ऐसे कि जिनको अरसे दराज हुआ और उसके बाद फिर अदालत आलिया ने, कहीं हाई कोर्ट ने, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी किया। मुकदमात किसी पर भी हो सकते हैं, मगर मेरा बुनियादी सवाल ये भी है कि अब जबकि 4 राज्यों में 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है, इस तरह की सरगर्मियां और इसमें शिद्दत ये इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होती हैं? जाहिर है कि इस तरह की सरगर्मियां पहले से भी होती होंगी, लेकिन इसमें शिद्दत और इसकी ज्यादा तशहीर इशात इलेक्शन के मौके पर, जबकि यूपी जैसे सूबे में इलेक्शन है, दूसरे सूबों में भी 5 राज्यों में। लेकिन ये तय है कि अगर इस तरह के लोगों की शमूलियत पाई जाती है और उनके सबूत और शवाहिद मिलते हैं तो वो नाकाबिल माफी है और मुल्क का कानून उनको सजा देगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कितनी शख्सियतें, मिसाल के तौर पर बाबरी मस्जिद का मामला देख लीजिए कि उसमें बरसरे इक़्तिदार जमात के बहुत अहम और बड़े जिम्मेदार लीडरान के खिलाफ मुकदमात हुए, पैरवी हुई, कार्रवाई चली, मुकदमे चले और उसके बाद फिर वो कद्दावर लोग, बड़े बड़े लीडरान अदालत से बरी हुए और अदालत ने उनको छोड़ा। तो मुकदमा किसी पे हो सकता है, लेकिन ये बाकायदा तौर पर उनको मुजरिम करार देना ये इस मुल्क की अदलिया का काम है और अदलिया पर पूरे मुल्क के लोगों को, दस्तूर को और आइन को और मुल्क की आवाम को पूरा पूरा यकीन कामिल है। ओके सर। जिस तरह 500 साल का तनाजा, सबूत और शवाहिद और मुकम्मल कराहीन और दलाइल के बाद भी इस मुल्क के 30 करोड़ मुसलमानों ने अदलिया का फैसला कबूल किया बेशक और ये तस्लीम किया कि भाई अदालत आलिया का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामला, हमें अदालत आलिया का वो। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट से सब चीजें डिसाइड होनी चाहिए और कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कौन मुल्जिम है और कौन मुजरिम है। आपके पास फिर से मैं रुक करूंगा। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा अभी थोड़ा वक्त। मैं अभी और हमारे गेस्ट बैठे हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं अनिता अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं और हमने देखा है कि हाल ही के दिनों के अंदर जिस तरीके से लखनऊ के अंदर जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं उन्हीं को लेकर ये मामला बढ़ता चला जा रहा है और अब जो है जमीयत उलमा हिंद है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन तमाम लोगों के जो कि इसमें मुलव्विस पाए गए हैं, जो कि मुलजिम हैं, उनके लिए अब वो एक तरीके से वकील हायर करेगी और उनका मुकदमा लड़ेगी। आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों के एक तो धर्म नहीं होना चाहिए, कोई मानना चाहिए। जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है। अब उसको एक मुस्लिम संप्रदाय मान के उसके लिए वो जमीयत उलेमा हिंद आ जाए कि हम मुकदमे लड़ाएंगे, ये करेंगे। अरे आप ये बताइए, कह रहे मुकदमा, अभी इन्होंने भी कहा कि कानून जब तक दोषी न ठहराए। आप ये बताइए, जो पूरे सबूतों के साथ मिले हैं और सब पूरे सबूत उनके पास है, रिमांड पे है, तब उसके बाद आप पूरी तरह से मदद करें। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे आतंकवादियों को सबसे बड़ी बात है कि एक संगठन ऐसा खड़ा हो जाता है जो उनको सपोर्ट करने लगता है, जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। इसीलिए हमारे आतंकवाद खात्मा नहीं हो पा रहा। नहीं तो आतंकवाद पहले से कितना कम हो गया, लेकिन खत्म नहीं हो पा रहा, केवल इसी वजह से क्योंकि उनके पीछे एक बड़ा हाथ हमारे ही देश के लोगों का रहता है और हमारे देश की कुछ पार्टियां हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं। अरे हमें ये नहीं समझ में आता है कि आप जनता के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। अगर जब बम फूटता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है कि हिंदू मर रहा है कि मुस्लिम मर रहा है, उसमें सब मरते हैं, उसमें सबके परिवार के लोग जाते हैं, जिसके बच्चे जिसके घर के लोग जाते हैं उनको सबको दर्द होता है। ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ तो सबको एक होकर आवाज उठानी चाहिए। भाई आप देखिए, कहीं भी अगर मान लो आज बम विस्फोट होगा, वहाँ पे ये देखा जाएगा खाली हिंदू ही है, मुसलमान नहीं है, वहाँ पे कोई भी हो सकता है। जैसे अभी इनके प्लानिंग है अमीनाबाद में ऐसे है कि 60-70% मुस्लिम है, बाकी हिंदू है, सभी लोग है। अगर बम फूटता तो कई लोग मरते ना, ये तो सोचना चाहिए।
चाहिए ना कम से कम कि आप अपने हम सोचे कि वो हम उनको बचाए किसी तरीके से कि अरे ये सब छोड़ना बंद करिए। आज देखिए हम कहते हैं हिंदुओं में भी जो लोग है तो उसको कोई ऐसी एसोसिएशन थोड़ी जिनको सपोर्ट करती है, तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि अगर आतंकवादी हैं और आतंकवादियों का उनका निकल रहा है तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनको उनके हौसले बुलंद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, पार्टियां उनके फेवर में बोलने बिल्कुल। लगती और हैं। इससे हमको तो इससे बड़ी कहीं ना कहीं जो हैरानी इंतजामिया है, जो पुलिस इंतजामिया है या फिर एटीएस है, उनका मोरल डाउन होता है, क्योंकि इस तरह के वाक्य जब पेश आते हैं तो उसके अंदर पुलिस जो महकमा है उसका थोड़ा मोरल डाउन होता है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। सैफ खान साहब हमारे साथ लीडर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सैफ खान साहब, कांग्रेस पार्टी का इसके ऊपर क्या रुख है, क्योंकि एक तरफ आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश इंतजामिया की तरफ से की जा रही है, यूपी पुलिस जो है आतंकवादियों को पकड़ रही है, दूसरी जानिब उनके मुकदमे के लड़ने के लिए तैयारियां की जा रही है, क्या चल रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके साथ जो है मौका मिला शहबाज साहब जी। मैं इस बात के ऊपर जो है पहले भी इसी गिरफ्तारी के ऊपर जो हुई हैं, जो 2 लोग की हुई हैं जिनका पासपोर्ट नहीं था, मगर उनके घर में से प्रेशर बम्स निकले हैं, बंदूकें निकली हैं, और एटीएस की जो है ये बड़ी कामयाबी हमारे देश में पहले से होती आ रही है। कोई आज का नहीं है कि एटीएस ने जो है ऐसे टेररिस्टों को जो है गिरफ्तार किया हो। बहरहाल अब जो है एटीएस जो अपने सबूत पेश करेंगे कोर्ट में जो है, और कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो हम देशवासियों को जो है बिल्कुल उसके ऊपर जो है कायम रहना चाहिए, और हम बिल्कुल रहेंगे इस चीज के ऊपर। बात ये होती है कि अभी मैडम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिनिधि यहाँ पे चैनल पे वो कह रही थी कि हमारे देश में जो है घटनाएं हो रही हैं और कम हो रही हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है घटनाएं हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं, और डेटा के लिहाज से अगर मैं ये बताऊं, आपकी सरकार 2014 में आते ही 2014 से 15 में ही 797 अटैक्स हमारे देश में जो है हुए। अगर 2016 में चले जाते हैं, भारत में 927 अटैक्स हुए। यहाँ तक के हाल ये हुआ कि हमारे देश की जो टेररिज्म रैंकिंग है, जो हमारे देश चौथे नंबर पे था, आज वो तीसरे नंबर पे आ चुका है, जो कि भारतीय जनता पार्टी। आप बोल रही थी मैं घबराइए मत मैडम, बौखलाइए मत, जो है आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा डेटा कह रहा है। सुन लीजिए, हमने तो पाकिस्तान के घर जाके बौखलाइए मत शहबाज साहब, मैं अपना मौका चाहूंगा। ठीक है बिल्कुल, 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए। अनीता जी कंप्लीट करने दीजिए सैफ साहब को। अच्छा जी, मैं SATP का डेटा, अगर ये मैडम जो है बैठी हुई थी इनके सिर्फ बोलना जानते हैं, अगर आप ये पढ़ेंगे तो 72% अटैक्स हमारे देश में जो है वो बढ़ चुके हैं, जिसका मौजूदा का एग्जांपल और आंकड़ा मैंने आपके चैनल पे दिया। दूसरी बात यह कि CRPF खुद कह रही है कि हमारे जवानों का इतना कभी भी खून नहीं बहा जब ये सरकार आई, जब इतना बह रहा है ये, यानी 3650 से ज्यादा जो है जवानों की जो है शहादत हो चुकी है जब से भारतीय जनता पार्टी आई। अब हम जो है इसको धर्म से लेके जो है देख रहे हैं कि कुछ लोग इसको सेव कर रहे हैं और ये कोशिशें कर रहे हैं कि ऐसे टेररिस्टों को जो है या ऐसे लोगों को, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ, 5 लोगों की और गिरफ्तारी हुई थी जी। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ होने के बाद जो है उनको छोड़ दिया गया। एटीएस एक शख्स यानी शकील नाम के जो कोई शख्स है जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है या इन लोगों के ग्रुप के साथ में, उसको ढूंढने के लिए जो है लगातार हर जगह के ऊपर जो है, दिल्ली से भी जो है फोर्स वहां पे गई थी, लगातार वो भी पूछताछ कर रही है। आगे जो भी इसकी एविडेंस बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं और जो मुजरिम है वो सामने आएंगे। मैडम आपसे तो सवाल ये मैं करना चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछूं, जब आप हमें आपका जवाब देना है, आप झूठ चैनल बैठ के मत बोलिए प्लीज। मैडम सुनिए, झूठ मत बोलिए। आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले लोग, आतंकवादियों पे आंसू बहाने वाले लोग, बम ब्लास्ट वाले लोग, सेना पे उंगली उठाने वाले लोग इस तरह का झूठ बोले, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अरे जो सेना पे उंगली उठा देते हैं, जो इतना बड़ा बम ब्लास्ट होता है उससे कुछ करते नहीं है, यहाँ पे तो जो अटैक हुआ उससे कोशिश करिए ना, आवाज दबके शहबाज साहब आप फिर कोशिश में गुजारिश करता हूं कि मैं बात है पहली बात। देखिए यही चीज आ जाती है बीच में जब कोई अपनी बात रख रहा होता है, तो मुझे लगता है कि शायद जी सलाम के जो दर्शक है, जो नाजरीन हैं, वो जी सलाम की डिबेट्स को सिर्फ इसलिए देखना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर तू मैं नहीं होती है, हर किसी को बराबर का मौका दिया जाता है और हर कोई इस डिबेट को इसलिए देखना पसंद करता है कि हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। मेरी आप सभी मेहमान से गुजारिश है कि एक एक करके अपनी बातों को रखें। बिल्कुल शहबाज साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया आपका जो है कि आपने जो चैनल की मर्यादा है और जो लोगों को मौका देने का जो टाइम देना चाहिए था, वो कुछ लोग इसलिए
सीखते हैं कि किस तरीके से आवाज दबा दें जो है। अब सच्चाई वाली बात मैं इनको ये बोलता हूँ कि इनको ये समझ में आता नहीं है, मैं इनसे आप चलिए ये इनसे ही सवाल कर लेता हूँ जी। पार्लियामेंट में जब अटैक होता है तब किसकी सरकार होती है जी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा असेंबली में प्लास्टिक एक्सप्लोजिव मिलते हैं, किसकी सरकार होती है? कंधार विमान किडनैप होता है, किसकी सरकार होती है? नसरत आलम जो है उसको छोड़ा जाता है, किसकी सरकार लेकिन होती है? सैफ साहब, इस पर सियासत क्यों हो रही है? मेरा कहना यह है कि है ठीक है, आप सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि किसकी सरकार में क्या हो रहा है, लेकिन जो दहशतगर्द है, दहशतगर्दों की हिमायत कब से होनी शुरू हो गई? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, जब तक सरकार का फैसला नहीं आ जाता। क्योंकि कुछ ऐसे केसेस के बारे में अभी आपके चैनल पे भी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो बेकसूरवार जो है जिनके ऊपर केसेस हुआ और बाकायदा कोर्ट ने जो उनको बाज़त बरी किया। कुछ लोग जो अक्यूज थे उनको जो है सजा भी मिलनी चाहिए थी और सजा मिली भी और मिलनी भी चाहिए जी। अजमल कसाब को हमारी सरकार के टेन्योर में जो अगर आप ये देखेंगे तो 4 बजे के करीब लटका दिया गया था। तो ऐसे एग्जाम्पल जो है हमारे देश में सेट हुए हैं पहले से जो है कि अगर जिसने भी कोशिशें की हैं हमारे देश में जो है इंटरफेयर या टेररिज्म फैलाने की, उसके ऊपर जो है हम सख्त कदम जो है उठाना चाहिए। रही बात पैरवी की, ये अभी जो पैरवी की हो रही है ये इसलिए पैरवी अपनी तरफ से कर रहे हैं या ये जानना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कि कोर्ट का डिसीजन क्या होता है? मुझे लगता है पैरवी तब होनी चाहिए जब कोर्ट के डिसीजंस आ जाएं कि हाँ जो है ये एग्जैक्टली ये बहुत अहम मौजू आपने उठाया है सैफ साहब कि कोर्ट क्या इसके ऊपर डिसीजन देता है। कोर्ट के अंदर तब पूरा मामला चला जाना चाहिए, रिमांड पूरी हो जानी चाहिए और चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए। उसके बाद समझ में आना चाहिए कि आखिर क्या क्या मामला था। पहले से आप ये कह देंगे कि हम उनके तरफ है तो एक क्वेश्चन मार्क तो आपके ऊपर लग जाएगा और तंजीम के ऊपर और पूरी कम्युनिटी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन मार्क लगेगा। एक मुख्तसर से वक्फे के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और इस क्वेश्चन के साथ कि आखिर ऐसी वकालत क्यों की जा रही है, इसके पीछे के मकसद को भी समझने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस्तकबाल है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार हम बात कर रहे हैं ऐसी वकालत क्यों, उस वकालत की हम बात कर रहे हैं जो कि दहशतगर्दों के लिए की जा रही है। उन दहशतगर्दों के लिए जिनका जो प्लान था त्योहारों के मद्देनजर बॉम्ब प्लांट करने का, ब्लास्ट करने का और मुल्क में तबाही मचाने का प्लान था, लेकिन उन मंसूबों को एटीएस ने और यूपी पुलिस ने नाकाम बना दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी वकालत क्यों की जा रही है, उन लोगों की वकालत क्यों हो रही है। इसके पीछे हम सियासत को समझने की कोशिश करेंगे और उन तंजीमों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है और क्या वो थोड़ा सा और वेट नहीं कर सकते हैं अगर उनकी बात में थोड़ा बहुत दम भी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से इस चर्चा को आगे ले चलते हैं। शुएब, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर एटीएस की जानिब से क्या कुछ अभी तक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अभी तक क्या किसी वकील को मुकर्रर किया गया है? कोई इस तरह की जानकारी आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए वकील तो मुकर्रर कर दिया गया है। कल ही जब प्रेस नोट भेजा गया था उसमें भी इस बात का जिक्र था। एटीएस की जहाँ तक बात है तो लगातार एटीएस ये कोशिश कर रही है कि दूसरे जो लोग हैं जिनका इन लोगों से लिंक है, जो मुश्तबा दहशतगर्द है, वो उन लोगों को ढूंढा जाए और उसी दिशा में लगातार एटीएस छापेमारी भी कर रही है। 3 लोगों को पकड़ा भी गया था कल और भी लोगों की निशानदेही, उनके जो लोग पकड़े गए उनके निशानदेही पर आगे लोगों को पकड़ने की कोशिश एटीएस की तरफ से की जा रही है। जो ये मामला है शाहबाज मुकदमा लड़ने का, ये तमाम जो सवाल है वो कल से ही पूछे जा रहे हैं कि आखिर उमर गौतम का मामला जो जिन पर मजहब तब्दीली का इल्ज़ाम है उसको लेकर भी, क्योंकि जमीयत का जो दूसरा गुट है मौलाना महमूद मदनी का, उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि वो उस मुकदमे को लड़ेगा, यानी कि उसकी तरफ से वो मुकदमा लड़ा जा रहा है। और अब मौलाना अरशद मदनी की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो इन मुश्तबा जो दहशतगर्द है इन लोगों का दोनों का मुकदमा लड़ेगी। इस सिलसिले में जब मौलाना अरशद मदनी से सवाल भी किया गया तो लगातार जमीयत की तरफ से ये बात कही जाती है, ये तो जिक्र किया ही जाता है कि इतने लोग तो बाइज्जत बरी हुए हैं, जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन 10 साल 20 साल या उससे ज़्यादा वक्त तक वो जेल में गुजार कर बाइज्जत बरी हुए। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एक मामला था गुजरात में जो अक्षरधाम पर हमला हुआ था मंदिर पर, आपको याद होगा शाहबाज, उसमें एक मुफ्ती अब्दुल कयूम नाम के एक शख्स को आरोपी बनाया था, दहशतगर्द उनको बताया गया था। हाई कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी थी और उसके बाद जमीयत उलमा हिंद उनका मुकदमा लड़ने गई और सुप्रीम कोर्ट से वो बाइज्जत बरी होकर चले गए। तो कई ऐसे एग्जाम्पल भी है जिन मामलों में कई बार ये लगता है कि नाइंसाफी हुई है शायद, तो जमीयत ऐसे उदाहरणों को पेश करके और अब इस तरह के जो मुकदमे हैं उनकी पैरवी करती है। तमाम तरह के सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन पिछले जो एग्जाम्पल हैं उनको भी देखा जाता है। तो ये चीज़ें चल रही है, ये बात सच है कि ये भी एक सच्चाई है
कि जब जब भी इस तरह से मुकदमों की पैरवी की बात कही जाती है तो जाहिर सी बात है कि जब मुस्लिम नाम होते हैं और मुस्लिम ही तंजीम उसकी पैरवी करती है तो जो लोग हैं वो इस निगाह से भी देखने लगते हैं कि देखिए मुस्लिमों पर अगर इस तरह की कोई भी वो लोग फंसे तो उनकी पैरवी करने के लिए तंजीमें आ गई। एक तरीके से आप कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन मार्क लगता है वो क्वेश्चन मार्क और ज्यादा बड़ा हो जाता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और उनकी पैरवी की जाती है। आपके पास फिर से रुक करेंगे, शेख इरफान सर का रुक कर लेते हैं और उनसे भी समझने की हम इसको कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उनको देखा भी है और उनकी बारीक नजर से हम समझने की कोशिश करेंगे। इरफान सर, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से शुएब हमको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं अक्षरधाम वाले मामले का, ऐसे तमाम मामले होते हैं कि जिसके अंदर बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होना चाहिए कि जो हमारे मुल्क की एटीएस है, फौज है, जवान है या पुलिस है, उनका मोरल डाउन किया जाए, क्योंकि इस वक्त उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह के हरकत को, इस तरह के हमले को नाकामयाब बनाया है। तो क्या इससे जो हमारी जो पुलिस है, जो हमारी जो इंतजामिया है, उनका मोरल डाउन नहीं होगा? देखिए, सवाल मॉरल डाउन का नहीं है, सवाल यह है कि किसी भी बहुत सीरियस इशू को पॉलिटिकल एंगल देने की ज़रूरत नहीं है और इनके इस इनिशिएटिव से एक पॉलिटिकल कलर आ गया है और वो ठीक नहीं है। रही बात अरशद मन्नी साहब का, तो इन्होंने बहुत पहले ये कहा था कि मोदी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को मानते हैं या नहीं मानते हैं? जब उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, जहाँ तक गुजरात का सवाल है उसको लेकर के, तो आप अगर यहाँ के जुडिशल सिस्टम को मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई सिख धर्म को मानने वाला बच्चा है जो कहीं किसी चीज़ में फंस गया है, या मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो हिंदू धर्म को मानता है, वो नॉन मुस्लिम, तो क्या आप उन लोग, या कोई क्रिश्चियन बच्चा है जो इस तरह के किसी चीज़ में फंस गया है, पुलिस ने उसे उठाया, तो क्या आप लीगल हेल्प किसी सिख बच्चे को, किसी क्रिश्चियन बच्चे को, किसी हिंदू बच्चे को देते हैं? अगर आप देते हैं तो वो एक नैरेटिव बनता है, ऐसा लगता है कि आप हक के लिए और आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये करना कि किसी एक कौम के लिए आप कर रहे हैं। और जहां तक कि आपने क्वेश्चन किया हो, यहाँ पे जो आज प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के जो वजीर आजम, उन पे आपने उंगली उठाई थी, तो क्या आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, आप उस स्ट्रक्चर को मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को मान रहे हैं? अगर आप नहीं मान रहे हैं और इस तरह की बातें आप कह रहे हैं और फिर आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है और लोग आपको शक की निगाह से देखेंगे ही। बिल्कुल, शक की निगाह से देखा जाएगा और इसलिए तमाम सवाल उठ रहे हैं और उसको लेकर सियासत भी हो रही है। आपके पास फिर से रुक करेंगे, मौलाना जाहिद रजा साहब से समझने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि किस तरीके से जो कि इस मामले में हम देख पा रहे हैं कि अगर आपको किसी की मदद करनी ही है, अगर कोई मुलजिम है, किसी भी, चाहे वो मजहब का हो, आपको सभी की मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी एक मजहब के लोगों की मदद करना क्या कितने हद तक ये जायज़ है और क्या इससे जो कम्युनिटी है या फिर जो पूरी जो कौम है उसके ऊपर एक सवाल निशान नहीं लगता? देखिए, किसी की मदद करना, कानूनी पैरवी करना, कानूनी चाराजोई करना हमें इस मुल्क के दस्तूर ने हक दिया है और इजाजत दी है। वो जमीयत उलमा का मामला है, उनके अपना मंशूर है, उनका अपना दस्तूर है, उनके अपने गराज़ मकासद हैं, उसके तहत उन्होंने अलग अलग शोबे कायम किए हैं और मैं समझता हूँ उसमें एक शोबा बेकसूरों की मदद का भी है। और सूरत से ज्यादा ये बात रोशन है कि गुज़िश्ता, मैं हालांकि जमीयत से ताल्लुक नहीं रखता, मैं उनका प्रवक्ता नहीं, तर्जुमान नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, जैसा कि आपने अभी अपने तबसरे में भी कहा कि कितने मुकदमात में उन्होंने पैरवी की और सैकड़ों उन बेगुनाह और बेकसूर लोगों को जिनकी जिंदगी जेलों में गुजर गई और 20-20 साल बाद अदालत आलिया ने, हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया। तो इसलिए ये उनका जमीयत का मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके दस्तूर में और मंशूर में ये बात है, ये मुल्क के किसी भी शख्स और खासतौर पर किसी अक़लियत के फर्द पर अगर जुल्म होता है, इस तरह बेकसूर इस पर कोई इल्जाम आता है, तो उसकी भी वो पैरवी करते हैं और करनी चाहिए। लेकिन लाहिया कानूनी चाराजोई का, पैरवी का, तो इस मुल्क के दस्तूर ने हमें हक दिया है। क्या मालीगांव बम धमाके में, अजमेर बम धमाके में कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, आसिमानंद जो मुलजिमीन थे, क्या उनकी पैरवी नहीं की तंजीमों ने और संस्थाओं ने? और उसके बाद उनको जो है अदालत से चिट मिली। इस तरह हमारे मुल्क के वजीर दाखिला मोहतरम अमित शाह जी, मोहतरम वजीर आजम और मुल्क की बड़ी शख्सियात पर मुकदमात थे, अपने अपने एतबार से पैरवी की गई और अदालत ने उनको चिट की। तो पैरवी करना, कानूनी चाराजोई करना, कानूनी मदद करना, ये फंडामेंटल राइट है, बुनियादी दस्तूर है और हमें इस मुल्क के दस्तूर ने ये हक दिया है। और जैसा मैंने अर्ज किया कि किसी को मुजरिम करार देना,
इस मुल्क की अदालत पर, इस मुल्क की अदलिया पर मुसलमानों को नहीं, हिंदुस्तान की आवाम को, हर तबके को पूरा यकीन है। अभी जहाँ तक जमीयत ने पैरवी की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि इब्तिदाई या एटीएस पर या बुनियादी या इब्तिदाई मरहलों पर सवाल नहीं उठाया है। पैरवी कोर्ट में ही होती है, अदालत से ही पैरवी शुरू होती है और वहाँ वकाला के जरिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दीबाजी इसके अंदर की गई है? अभी पूरी चार्जशीट फाइल करने देते, रिमांड पूरी होने देते, उसके बाद समझ में आ जाता कुछ? नहीं, जल्दबाजी इसलिए नहीं की गई कि मामला इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया होगा और उसके बाद वो सीधे सीधे अदालत में जाएगा। तो एफआईआर में या इन्वेस्टिगेशन में वो पैरवी नहीं कर रहे हैं और वहाँ हो भी नहीं सकती। पैरवी तो कोर्ट में होगी, अदालत में होगी। तो और वो जब परेशान हाल लोग और जो मुस्तहिकीन जब जाएंगे, उनसे रुजू करेंगे, उनसे मुतालबा करेंगे, तो XYZ कोई भी तंजीम है और उसका एक बुनियादी मंशूर और दस्तूर है, उसमें पैरवी की गुंजाइश है और उनका एक शोबा है। तो पैरवी करने में जल्दबाजी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो मुजरिम साबित हुए, अदालत ने उनको मुजरिम साबित किया, तो उसके बाद ये किसी की हिम्मत और जरूरत नहीं है कि उसकी फिर उनको पैरवी कर सके। जैसा इस मुल्क में बहुत से लोगों को सजा हुई, उम्र कैद हुई, फांसी भी हुई। तो पैरवी करना और कानूनी मदद फराहम करना, मैं समझता हूँ ये कोई जुर्म नहीं है किसी भी तंजीम का और किसी भी मजहब के अफराद और किसी भी जमात का। ये बुनियादी हक और दस्तूर हमें दिया है। ओके, ठीक है सर, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। हमारे साथ अनिता जी जुड़ी हुई हैं। अनिता अग्रवाल जी, आपका क्या इसके ऊपर रिएक्शन है? आप क्योंकि अभी बीच में कुछ कहना चाह रही थी। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए। उन्होंने बड़े एलिगेशन लगा दिए कि उस समय किसकी सरकार थी, उस समय किसकी सरकार थी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी जब भी सरकार आई है, अगर उन्होंने कुछ अटैक किया तो हमने उसको जवाब दिया है। हमने ऐसा नहीं कि बॉम्बे बम ब्लास्ट हो गया और हम शांति से बैठ गए। अगर उन्होंने हमारे यहाँ अटैक किया तो हमने उनके घर जाके सर्जिकल स्ट्राइक की है। और आज पहले पाकिस्तान का, तो पहले यहाँ आंखें दिखाता था, पाकिस्तान से डरते थे, कभी इन पे कुछ करने की हिम्मत नहीं करते थे। आज पाकिस्तान खुद डरा बैठा है। आज हिंदुस्तान से पाकिस्तान डरा हुआ है, वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। और आज आतंकवादियों का भय कम हो गया है कि हाँ, आतंकवादी नहीं है, जहाँ पूरे होते हैं पकड़ लिए जाते हैं। और सबसे बात अभी इन्होंने कहा है कि उनकी पैरवी जो कर रहे हैं, जो मुकदमा कर रहे हैं। आप ये बताइए, अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, कुछ मुकदमा करने, अगर ये कहते हैं हम निर्दोष लोगों का करते हैं, तो निर्दोष लोग हिंदू भी होते हैं। आप अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप ऐसी संस्था है जो केवल ऐसे भी खाली मुसलमानों का ही आप करेंगे, कभी आपने हिंदुओं का भी कुछ किया है? अगर संस्था कोई भी बनती है, आप जैसे हमारी कोई भी योजनाएं आती हैं, कहीं की भी योजना होती है, PM की योजना, यहाँ की योजना, तो हम तो पूरे देश में सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, सब पर विश्वास की बात करते हैं। यहाँ केवल मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं कि मुसलमानों को सपोर्ट करना है आपको? हिंदू, अरे आप इस देश में रहते हैं, हमारे भाई की तरह हो, एक गुलदस्ता है हम, हिंदुस्तान हमारा, सब एक होकर रहते हैं, तो सबके लिए कहिए ना। आपने कहा कि अगर ये तब हम उनको मानते हैं कि हिंदुओं में कोई बेकसूर खड़ा होता, इनकी संस्था उसके लिए भी आगे आती, तो हम मानते हैं कि वाकई बहुत अच्छी संस्था है ये तो सबका साथ करती है। लेकिन ये खाली मुसलमान अगर पकड़ा जाए, आतंकवादी उसका सपोर्ट करने खड़े हो जाए, तो बड़े, यही सोनिया गांधी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा जाती, सोनिया गांधी आते वो उसके मरने पे क्यों रोने लग गए? ठीक है, जवाब चाहिए, एक मिनट जवाब ले लेते हैं। ओके अनिता जी, आपने सवाल किए हैं, जवाब ले लेते हैं। सैफ साहब जवाब दीजिएगा, जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनका जवाब चाहिए। देखिए शाहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगा। जी बिल्कुल, मैडम बहुत जल्दी आ जाती हैं। जी, पहली बात जो है इन्होंने ये की कि आपकी सरकार थी, मैंने कहा एटीएस और हमारे देश में चाहे जवान हो और हमारे देश में हमेशा से जो है मजबूती ये रही है। मगर अब सवाल जो मैंने उठाया था, से पूछा था कि पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, किसकी सरकार थी, उसका तो जवाब दिया नहीं, ना मिलेगा इनकी तरफ से, क्योंकि इनको जुमलेबाजी के अलावा कुछ करना आता नहीं। और मैं इनको ये जवाब देना चाहता हूँ, लीजिए मैडम, आपको बताना, बौखलाइए मत। शाहबाज साहब, ये कहा था शुरुआत में ही, मैं मौका चाहूंगा कि मैं बात जो है कंप्लीट रख सकूं। जी कंप्लीट कीजिए। अनिता जी सुन लेते हैं एक मिनट। मैडम, ओके मैडम लीजिए, 90,000 सोल्जर जो है ना अपने घुटनों के बल आए थे पाकिस्तान के, हमारी सरकार थी उस वक्त। 5,000 टैंक्स जो है ना पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय कर दिए थे, हमारी सरकार थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, हमारी सरकार थी। कराची तक पहुंच गए थे, हमारी सरकार थी। और हमें हमारी तो सरकार थी, मगर हमें गर्व है हमारे जवानों पे जो हमेशा से कामयाबी जो है वो करते आ रहे हैं और देश के लिए शहादत जो है हमेशा पेश करते आ रहे हैं। मगर आपकी सरकार में कंधार विमान होता है, नसर सालम को छोड़ा जाता है, स्टोन पेटलर्स को छोड़ा जाता है, ये सब आपकी सरकार में हो रहा है मैडम। मैं नहीं, आप जो है ये देख लीजिएगा, हमारी सरकार में अकील कसाब को हैंग कर दिया गया था, हमारी सरकार में अफजल गुरु को हैंग कर दिया गया था, ये हमारी सरकार में हुआ था।
अब आपकी दूसरी बात का जवाब देता हूँ, और इरफान साहब की बात का भी जवाब देना चाहता हूँ, और मौका चाहूंगा। मैडम घबराइए मत, सुन लीजिए, आपसे ही पूछूंगा। ये तो मैंने अभी बात जो है इसकी रखी, बात में आपने कहा हमारे देश में सब लोग सबका साथ सबका विकास। मैडम सबका साथ सबके विकास में, सुन लीजिए, एक आपसे ही पूछ रहा हूँ सवाल, सबका साथ सबके विकास में आपकी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी शाबाश साहब, ये घबरा गई है, फिर बौखला के बीच में शुरू कर देती है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से मुझे अपने नाज़रीन को ये बताना पड़ेगा कि हमारे जो जितने भी व्यूवर्स इस वक्त इसको देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमको ये समझना चाहिए कि हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी बातों को रखने के लिए आगे होते हैं, लेकिन मैं उन तमाम मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि क्या करके अपनी बात अगर रखेंगे तो शायद जो जी सलाम का व्यूवर है, जो जी सलाम को सिर्फ इसलिए देखता है कि यहाँ पर कोई ज़्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वो इस बात को देखना चाहता है कि कौन हक की बात कर रहा है, कौन सही बात कर रहा है, और हक की बात जो कहेगा, जो सही बात कहेगा, उसी की बात को सुना जाएगा। एक मुख्तसर से वक्फे के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं कि आखिर ऐसी वकालत क्यों की जा रही है। अगर आपको वकालत करनी है तो उन तमाम मुल्जिमीन की कीजिएगा, फिर चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी जात से हो। क्या सिर्फ एक खास तबके की आप अगर मदद करेंगे, उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, तो आपको शक की निगाहों से इसलिए देखा जाएगा क्योंकि उन तमाम लोगों की वजह से ही अगर आगे खुदा ना खास्ता कोई मामला हो जाता है तो पूरी कम्युनिटी, पूरी कौम के ऊपर सवाल उठ जाते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आखिर ऐसी वकालत क्यों हो रही है, उसके पीछे की वजूहत तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उन तमाम मेहमानों का रुख करते हैं और समझना चाहेंगे इस चीज़ को शेख इरफान सर से भी कि इरफान सर, क्योंकि इसमें अलग अलग मौजू की बात कही जा रही है। कोई कह रहा है कि भाई अगर आपको जो लड़ने हैं मुकदमे तो सब अलग अलग लोगों के लड़ने हैं, और आपने भी बताया है, लेकिन जो हमारे साथ मौलाना साहब जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि वो उनका अपना मंशूर है, उनका अपना एक आइन है जमीयत उलमा हिंद का, और उसके अंदर उन्होंने अपने एक सेल बना रखा है कि ताकि ऐसे मुकदमात को, ऐसे मामलों को देखा जा सके, तो उसके बिहाफ पर इस चीज़ को लड़ा जा रहा है। तो क्या एक तंजीम ऐसा कर रही है, तो उनका ये कहना है कि इसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है नो इनोसेंट शुड बी पनिश्ड, तो उस हिसाब से जस्टिस की बात तो ठीक है कि आप किसी भी बेगुनाह को पनिश नहीं कर सकते हैं, और कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी है कि उसको लड़ा जाए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, जो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को पता चले कि इस पूरे प्रोसेस में अभी जो हाल फिलहाल हुआ है, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, ई रिक्शा का इस्तेमाल हुआ है, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हुआ, जिसमें सिर्फ 3,000 रुपये में एक बॉम्ब बनाया गया जो ब्लास्ट कर सकता है और काफ़ी हैवॉक क्रिएट कर सकता है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो टेरर फंडिंग है उसको रोका गया है, फंड फ्लो को रोका गया है, पैसे नहीं है, मॉड्यूल्स आ चुके हैं, लोग काम कर रहे हैं, और लोगों को, बहुत सारे लीडर्स को जो इस टेरर फंडिंग को सपोर्ट करते थे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो कोरोना पैंडेमिक का सेकंड वेव है आया था, उसके बाद थर्ड वेव की बात चल रही है, तो इस पूरे प्रोसेस में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है और कंटिन्यूसली मास्क पहनने की बात हो रही है। तो मास्क पहनने से क्या है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को ये बड़ा इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है लोगों को आइडेंटिफाई करना। किसी भी भीड़ में आप देखेंगे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चांदनी चौक जैसे इलाके में, तो बड़ा डिफिकल्ट एक मसला है। तो इसमें सभी को मिलकर के, जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, ये एक बहुत बड़ा मसला है और उसमें गौर करना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, ना कि सियासत। अब जो बीत गई सो बात गई, अच्छा पहले कांग्रेस ने क्या किया या बीजेपी क्या कर रही है, वो टैली लेकर बैठ करके आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा। जो इम्पोर्टेंट इशू ये है कि हर आदमी, कोई भी हस्बैंड वाइफ है, जब बच्चा बाहर जाता है या माँ बाप अंदर है, कोई कपल बाहर जाता है, तो दहशत होता है कि वापस ठीक से आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो इशू है पूरे हिंदुस्तान में, इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है, और किसी भी इशू को बहुत लाइटली या पॉलिटिकल डिबेट में उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, और मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि इतने पुलिस फोर्सेस नहीं है जो सारे इंफॉर्मेशंस को रखे और उस पर काम हो। तो हर सिटीजन को एक आंख और नाक और कान खुला रखना चाहिए ताकि वो देखे, और कोई भी इंफॉर्मेशन है जो इमीडिएटली अपने फोर्सेस को बताएं, ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। विद द हेल्प ऑफ द मीडिया चैनल्स, डेफिनेटली एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। जी ठीक है सर, आपके पास फिर से लौटेंगे। सैफ खान साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अनीता जी का रुख करना चाहूंगा। अनीता जी, जो हमारे एडिटर इन चीफ है
इरफान सर, उनका भी ये कहना है कि एक मॉड्यूल को हमने तोड़ने की कोशिश की है। जो हमारी जो इंतजामिया है, जो पुलिस है, जो LIU है, उन्होंने एक ब्रेकडाउन दिया है कि लोगों तक पैसा नहीं पहुंच पाया। भले ही उनके मॉड्यूलर पहुंच चुके थे, लेकिन एक कामयाबी के तौर पर एक तो पकड़ा भी गया है, और अब लोगों के पास जो एक अखराजात आ रही थी, उनके पास चंदे की तरह से कोई रकम आ रही थी या उनको कोई रकम मुहैया कराई जा रही थी, एटलीस्ट वो नहीं पहुंच पा रही है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है इंतजामिया की, हमारी एक पुलिस फोर्स की। देखिए, पुलिस फोर्स ने अपना जो काम किया बहुत सराहनीय काम है। मैं विपक्ष के लिए केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि जब ये पुलिस अच्छा काम करती है तो कम से कम उसकी सराहना होनी चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़े। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हमारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो पुलिस का मनोबल गिराने का काम करती है और अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम करती है। ये काम तो कम से कम, मतलब राजनीति इतनी गिर नहीं जानी चाहिए कि आप आतंकवादियों के पक्ष में आ जाके खड़े हो जाए। और अभी एक बात आई जो कह रहे कि हम केवल एक संप्रदाय के लिए जो लोग लड़ते हैं। अगर देखिए, कोई भी संस्था है, संस्था सबके लिए होनी चाहिए। चाहे हम कोई संस्था बनाए, चाहे वो संस्था हमारे देश के लिए है, काम करने के लिए, सेवा भाव के लिए, वो संस्था में सबका काम होना चाहिए। अब जब आप एक ही संप्रदाय का काम करेंगे तो आप पे नेचुरल है उंगलियां भी उठेंगी, लोग आपको चक्के निगाह से भी देखेंगे, क्योंकि आप इस तरह का काम ना। और सबसे बड़ी मैं एक चीज, सेना हमारी जब कोई अच्छा काम करती है तो सेना से सवाल पूछा जाता है कि सेना पे उंगली उठाई जाती है। अरे आप देश की सेना पे उंगली उठाते हो, देश की पुलिस पे उंगली उठाते हो, प्रशासन पे उंगली उठाते हो, ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे आप सभी सरकार से आप ना खुश है, मानो सरकार का खूब बुराइयां करी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पार्टी आते अब बुराई, लेकिन आप सरकार के साथ साथ आप सेना पे उंगली उठाने लग जाते हैं, आप पुलिस पे उंगली उठाने जाते हैं। राहुल जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस पे उंगली उठा दी कि सर्जिकल स्ट्राइक झूठी हुई है। मतलब सेना बता रही है कि काम किया, तब भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे आप इनसे पूछिए, जब कश्मीर की समस्या हुई थी, जब पंडितों को वहां से निकाला गया था, तो किसकी सरकार थी? सिखों का कत्लेआम हुआ तो मुझे लगता है माजी में नहीं जाना चाहिए। अनीता जी, मैं नहीं चाहूंगा कि इस डिबेट को डिरेल किया जाए और माजी में हम जाए, क्योंकि माजी में जाकर क्या होता है कि वक्त खराब होता है और गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। हमारे सर भी ये कहते हैं कि इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा पर्दा डाला जाए, क्योंकि अब हमें मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना है, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है। और फ्यूचर के लिए हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार अगर इस तरह के मामलों में कमी आ रही है तो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन अगर हम एक दूसरे की खामियां गिराने लगेंगे, एक दूसरे के गड़े मुर्दे उखाड़ने लगेंगे, तो उससे दहशतगर्दों का भी मनोबल बढ़ेगा और उन लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा जो दहशतगर्द को सपोर्ट करते हैं। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा सैफ साहब, क्योंकि बात जब निकलती है तो दूर तलक जाती है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का इसके ऊपर क्या स्टैंड है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात आप उनको भी कह सकते थे। हमें पूरा कानून पे भरोसा है जी, और हम जो भी कानून डिसीजन लेगा, जो भी डिसाइड करेगा, जो भी सजा देगा या बरी करेगा, जो भी डिसीजन होगा, हम सब जो है कानून के डिसीजन के ऊपर जो है निर्भर करते हैं। बात रहती है कि अब जो ये सवाल उठते हैं कि जो है ये बात हो रही थी कि आपकी सरकार में ऐसा क्यों और हमारी सरकार में ऐसा क्यों, और हमारे जो एडिटर साहब हैं इरफान साहब ने, उन्होंने ये भी बताया कि देश में ये जो है ये दिक्कतें जो है जब से वो धारा बंद हुई जम्मू एंड कश्मीर में, तब से मैं ये बताना चाहता हूँ, उस पर क्लैरिटी भी रखना चाहता हूँ, देश में और हर जगह के ऊपर जो है घटनाएं बढ़ी हैं। ये जानकारी जो है आपको SATP साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के ऊपर पूरा मुहैया हो जाएगी, कितने प्रतिशत जो है बढ़ी है ये भी पता चल जाएगा। अभी सवाल रहा कि अभी हमारी मैडम बोल रही थी सबका साथ सबका विकास की, अगर हम बात करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि 33% जो है NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है हमारे दलितों पे अत्याचार बढ़ गया है। खुद माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज कह रही, देखिए फिर घबरा गई बात। इनको बौखलाहट इसलिए होती है ना कि सच्चाई क्यों सामने पता चले। मैडम, ये आपका विभाग है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज कहती है नो एक्शन टेकन अगेंस्ट एनी BJP लीडर डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट्स, यानी बहुत सारी कंप्लेनें होने के बावजूद भी कोई भी आज तक एक्शन जो है BJP लीडर के ऊपर जो है उठाया नहीं गया। क्या आपका विभाग समझ लेता है एक बार जो इल्जामात लगा रहे हैं सैफ साहब, उनको समझ लेते हैं कि वो क्या इल्जाम लगा रहे हैं। वो तमाम चीजों का डेटा दे रहे हैं और हवाला दे रहे हैं। NCRB के जो आंकड़े हैं उसके बारे में समझा रहे हैं। एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपका रिएक्शन जरूर लूंगा, मैं आपको पूरा मौका दिया जाएगा। बिल्कुल इनको मौका पूरा दीजिएगा, क्योंकि मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इन्हीं का विभाग कह रहा है। मैं 8/2017 को कहा है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज ने कि इतनी सारी कंप्लेन होने के बाद आज तक कोई एक्शन जो नहीं है। अब एनुअल रिपोर्ट इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर आ जाते हैं साहब। माइक पोम्पे जी ने जो है वो निकाली है वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज। आप जानते हैं कि हमारे देश में 736 अटैक
सिर्फ क्रिश्चियंस के ऊपर हुए मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो है, सिर्फ क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं अभी जो। तो हम अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है, और साथ साथ में टाइम्स मैगजीन ने 10 मई 2019 को तो मोदी जी को किंग ऑफ डिवाइड बताया। तो यह है सच्चाई हमारे देश की। जो आरएसएस को फॉलो करने वाले लोग हों, जो अपने देश में हमारे देश का झंडा ना लगाते हो अपने दफ्तरों के ऊपर जो है। सर फिर आपको मैं अभी समझाया है मैंने कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, आप तारीख के अंदर चले जा रहे हैं, आप माजी में चले जा रहे हैं, आप आरएसएस पे चले जा रहे हैं, आप तिरंगे पे चले जा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना मुतालबा है कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, उस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कैसे देखती है, और दूसरा ये कि जो कि इल्जाम तराशी का दौर देखिएगा चलता रहेगा। इलेक्शन आ रहे हैं, यूपी के इलेक्शन के अंदर आप इनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, बीजेपी किसी को और पर इल्जाम लगाएगी। मेरा सिर्फ इतना मौक़िफ़ है, आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि इंतजामिया अगर कोई सवाल कर रहा है, इंतजामिया अगर कोई एक्शन ले रहा है तो उसके ऊपर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। पुलिस का वहां पर एक तरीके से ऑपरेशन चल रहा था, उधर समाजवादी पार्टी के जो सदर है उन्होंने ये कह दिया कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। खैर अभी समाजवादी पार्टी के यहाँ पर नुमाइंदे नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि सियासत ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारा जो जवान है, जो पुलिस के एहलकार है, उनका मोरल डाउन ना हो। बिल्कुल, ये आपकी बात जो है शाहबाज साहब बिल्कुल सही है कि जो है मॉरल बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए जो है, मगर कहीं ना कहीं हमने जो है हाथरस वाले केस में, जो हम यहाँ हाथरस की बात करते हैं, या बच्ची को जो आपको याद होगा कि कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस के अंदर बात करते हैं, देखिएगा आपने हाथरस गिनाया, उन्होंने राजस्थान में पहुंच गए, ये चीजें चलती रहेगी। आप हाथरस गिनाएंगे, वो राजस्थान गिनाएंगी, आप मध्य प्रदेश गिनाएंगे, वो छत्तीसगढ़ गिनाएंगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर सरकारें आती है तो सरकार को अगर कोई काम करना है तो सरकार मुल्क की हिफाजत के लिए काम करती है। कोई सी भी सरकार ये नहीं चाहती सर कि उनकी सरकार के ऊपर दाग लगे, उनके कार्यकाल के ऊपर दाग लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसी वकालत क्यों, और इसके जवाब में एक शेर मुझे याद आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है कि मेरे खिलाफ कोई फैसला ना देना, मेरी सफाई में मेरा जवाब अभी बाकी है। देखते रहिए जी सलाम।